हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? तो स्टार्ट कर रहे हैं इसका सेंटर स्टेट रिलेशन चैप्टर नंबर 14 पार्ट 2। तो इसमें हमें देखना है जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस है, लेजिस्लेटिव रिलेशन, इसके पार्ट 1 में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो देखते हैं। तो इसमें जो आर्टिकल है 256 से 263 इन पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन से डील करता है, जो सेंटर और स्टेट के बीच में है। जो आर्टिकल 245 से 255 जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पार्ट 11 में ही है, वो लेजिस्लेटिव रिलेशन डिस्कस करता है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, तो यहाँ पे जो ट्रिक लगेगी, फर्स्ट में हमने आपको सीक्वेंस क्या याद कराई थी, TDPC। यहाँ पे आप याद रखेंगे 2 CM। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपकी माइंड में इमेज बनाने में वर्क करती हैं कि जब आपका माइंड प्रेशर में होता है एग्जाम हॉल में, तो ये हल्की सी चीज़ें ही आपको रिटेंशन हाई कर देती है वहाँ पे। तो देखते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन है एग्जीक्यूटिव पावर का। तो इसमें दिया हुआ है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो डिवाइड होती है सेंटर और स्टेट के बीच में, किस लाइन पे, कि जो कि लेजिस्लेटिव पावर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, वो जैसे डिस्ट्रीब्यूट होती है ऐसे ही एग्जीक्यूटिव पावर भी डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक्सेप्ट फ्यू केसेस। थस जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर की, वो एक्सटेंड करती है पूरे ही इंडिया में, कि लेजिस्लेटिव पावर कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव पावर कि उसको अप्लाई करना, और जो सेंटर की एग्जीक्यूटिव पावर है पूरे ही इंडिया में एक्सटेंड होती है, और उन मैटर्स पे ऑन विच जो पार्लियामेंट है उसकी एक्सक्लूसिव पावर है लेजिस्लेचर की, सब्जेक्ट जो कि यूनियन लिस्ट के अंदर है। तो वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर की वो एक्सटेंड करती है, और वहाँ पे एक्सटेंड करती है जो भी राइट्स हैं, अथॉरिटी है, जुरिडिक्शन है, जो कि किसी ट्रीटी या अथॉरिटी या एग्रीमेंट के थ्रू उसको दिए गए। सिमिलरली जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, वो भी एक्सटेंड करती है उसकी अपनी टेरिटरी तक, इन मैटर में जो भी स्टेट लेजिस्लेचर जहाँ तक जिस टेरिटोरियल एरिया तक कानून बना सकता है। कि जैसे इसकी फर्स्ट लाइन में मेंशन है कि ये जो एग्जीक्यूटिव पावर है ये किस लाइन पे होगा, ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लेजिस्लेटिव पावर्स के अकॉर्डिंग ही होगा। कि जैसे हमने ऑलरेडी लेजिस्लेटिव पावर हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, कि पहले हमने पढ़ा है कि जो टेरिटोरियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो उनके सेंटर का और यूनियन का, तो ऐसे ही जो एग्जीक्यूटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी उनके टेरिटोरियल के टेरिटरी के अकॉर्डिंग ही है। सिमिलरली जो एग्जीक्यूटिव पावर है स्टेट की, वो एक्सटेंड करती है उसकी टेरिटरी पे इन रेस्पेक्ट ऑफ मैटर ऑन विच जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है कानून बनाने की। वो कौन से मैटर है? वो मैटर है जो स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन है, और वो सब्जेक्ट्स जहाँ पे दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों ही कानून बना सकते हैं, दैट इज कॉन्करेंट लिस्ट। तो वहाँ पे जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो स्टेट के पास होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जैसे आपको बताया गया कि इन चीज़ों का आप हाईलाइट करके रखेंगे कि ये एग्जीक्यूटिव पावर इन केस में स्टेट के पास है, एक्सेप्ट एक केस में जब एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या पार्लियामेंट्री लॉ स्पेसिफिकली ये जो पावर है सेंटर को कंफर्म कर दे, तब ये हो सकता है, वरना एग्जीक्यूटिव पावर स्टेट के पास ही है। देयरफॉर कोई भी लॉ जो कॉन्करेंट सब्जेक्ट पे बनाया जाता है, दो वो पार्लियामेंट द्वारा इनेक्ट किया गया हो, लेकिन उसे एग्जीक्यूट, उसको जो अप्लाई करने का काम है वो स्टेट का है, एक्सेप्ट जो ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट्री लॉ उसको कंफर्म कर दे कि ये सेंटर को देनी है। तो हमने 2 CM देखना है, D हमारा हो चुका है। वो देखते हैं कि जो ऑब्लिगेशन है स्टेट और सेंटर की, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 2 रिस्ट्रिक्शन रखी है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट के ऊपर, जिससे कि उसे एक एम्पल स्कोप मिलता है सेंटर को कि वो अपनी एग्जीक्यूटिव जो पावर है अनरिस्ट्रिक्टिव मैडम में अप्लाई कर सकता है। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने 2 रिस्ट्रिक्शन दी हैं, कि जो स्टेट की एग्जीक्यूटिव पावर है उस पर 2 रिस्ट्रिक्शन लगा दी हैं, ताकि जो सेंटर है वो पूरा अनरिस्ट्रिक्ट होकर अपनी पावर को एंजॉय कर सके। थर्ड जो एग्जीक्यूटिव पावर है सभी स्टेट की, वो एक्सरसाइज की जाती है किस तरीके से, तो वो यहाँ पे मेंशन की गई है। फर्स्ट है कि टू एश्योर करना कि जो भी पार्लियामेंट्री लॉज हैं उसके कंप्लाइज में चलना, कि अगर कुछ पार्लियामेंट ने लॉ बनाया है तो उसके अगेंस्ट में जो स्टेट है वो कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगी पावर, एज पर जो कानून बनाए गए उसके अकॉर्डिंग ही चलेगी, जो एग्जिस्टिंग लॉ है जो अप्लाई किए गए स्टेट के अंदर। और सेकेंड बोला है एज नॉट टू इम्पीड और प्रिजुडिस द एक्सरसाइज ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट और एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर इन द स्टेट। कि ऑलरेडी अगर कुछ कानून बने हुए हैं तो उसे देखते हुए जो स्टेट है वो अपने कानून बनाएगी। तो ये दोनों ही रिस्ट्रिक्शन आप ध्यान रखेंगे। ओके, वाइल जो फॉर्मर है लेस डाउन जनरल ऑब्लिगेशन अपॉन द स्टेट। फॉर्मर मीन जो ए पॉइंट है ये एक जनरल ऑब्लिगेशन देता है, लेकिन जो दूसरा एक स्पेसिफिकली ऑब्लिज कर देता है स्टेट को कि वो जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर की उसमें दखलंदाजी नहीं करेगी। कि आपको यही एक बताया गया कि जो ऑलरेडी लॉ ये कुछ सेंटर द्वारा बनाए गए हैं तो उसके बीच में उसके जैसे सेंटर ने कुछ बनाया है कुछ कानून, तो जो स्टेट है वो उसके विपरीत कुछ लेके आ रही है तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं होगा, ये अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा। नेक्स्ट देखते हैं
कि जो यहाँ पे आर्टिकल मेंशन किए गए, तो जो लेजिस्लेटिव के अपने डिस्कस किए थे कि 245 के एक्सटेंट ऑफ लॉज जो पार्लियामेंट द्वारा बनाए जाए, तो ये सभी आर्टिकल्स हैं, अभी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन और साथ साथ गाइज आपको एक और चीज़ अनाउंसमेंट कर देना चाह रहा हूँ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की एक सीरीज़ हम बना रहे हैं, तो जैसे ही पूरी ही प्लेलिस्ट बन जाती है तो वो एक साथ आपको अपलोड कर दी जाएगी, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन प्लस लक्ष्मीकांत इज़ मोर देन इनफ। तो उसमें ईच एंड एवरी आर्टिकल की आपको एक्सप्लेनेशन दी जाएगी, उसमें क्या क्या कीवर्ड मेंशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो लक्ष्मीकांत में नहीं दिए गए। उससे डायरेक्टली क्वेश्चंस उठते हैं और मेंस के क्वेश्चंस भी, कि जो GS2 में आर्टिकल से स्टार्ट होते हैं, तो अगर क्वेश्चन में ही आर्टिकल पुट कर दिया तो जब तक आपको उस आर्टिकल का मतलब नहीं पता होगा तब तक आप उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। दैट्स वाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पूरा ही आपको एक्सप्लेन किया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट आर्टिकल टू द लास्ट। इसमें नेक्स्ट बोला है कि इन बोथ द केसेस जो एग्जीक्यूटिव पावर है सेंटर की वो एक्सटेंड कर दीजिए कुछ डायरेक्शन में जो स्टेट को दी जाती है उस पर्पज़ के लिए, और जो सेंशन इज बिहाइंड दिस डायरेक्शन ऑफ द सेंटर इज कोहर्सिव इन द नेचर। थर्स जो आर्टिकल 365 है वो क्या कहता है कि जहाँ भी स्टेट फेल करेगी कंप्लाई कर सके, जैसे आपको बताया कि ऊपर जो अगर दोनों कंडीशंस स्टेट फुलफिल नहीं करेगी, कि जैसे आपको बताया कि पार्लियामेंट या सेंटर कुछ कानून बना के रखी है तो उसके अगेंस्ट में जो अगर स्टेट चल रही है, उसका मतलब है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी अवेलना हो रही है, उसके प्रोविजंस को नहीं माना जा रहा। तो यही आर्टिकल 365 कहता है कि अगर स्टेट जो है कि कोई भी जो सेंटर की डायरेक्शन दी गई है उससे कंप्लाई नहीं करती तो ये कानून फुल है कि लॉफुल है प्रेसिडेंट साहब के लिए कि वो एक सिचुएशन होल्ड कर सकते हैं जहाँ पे वो प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 356। तो दो हमारा डिस्कस हो चुका है। तो अब देखते हैं सी और एम। तो सी स्टार्ट करते हैं सेंटर की डायरेक्शन टू द स्टेट, और इन एडिशन जो अब दो केसेस हमने पढ़े हैं जो सेंटर एम्पावर है कि वो कोई भी डायरेक्शन स्टेट को दे सकती है किन रेस्पेक्ट में, कि जब भी वो अपनी एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करता है इन मैटर्स के अंदर में देती है वो डायरेक्शन। पहला है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ मींस ऑफ जो भी कम्युनिकेशन है कि जो नेशनल और मिलिट्री इंपॉर्टेंस का वो स्टेट द्वारा किया जाएगा, और जो भी मींस मेजर की जो रेलवे है वो सेंटर से बिलोंग करती है, लेकिन वो अगर किसी स्टेट में पड़ती है तो उसकी जो प्रोटेक्शन करना है वो स्टेट का काम है। तो इसके लिए भी जो सेंटर है उसे स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है। और जो भी मदर टंग के लिए एट प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन चिल्ड्रन को उनके लिए जो एडुकेट फैसिलिटी है वो भी प्रोवाइड करने के लिए जो सेंटर है वो स्टेट को डायरेक्शन दे सकती है। नेक्स्ट है कि ड्राइंग अप एंड एग्जीक्यूटिव ऑफ स्पेसिफाइड स्कीम, कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हैं स्टेट के अंदर किसी, तो उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग भी कि जो सेंटर है वो डायरेक्शन दे सकती है स्टेट को। और जो कोएर्सन सेंशन हुआ था बिहाइंड द सेंट्रल डायरेक्शन वो आर्टिकल 365 में जो मेंशन था वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है, इज आल्सो एप्लीकेबल इन दीज केसेस, कि अगर जो स्टेट है वो सेंटर की डायरेक्शन नहीं मानेगी तो ये एक लॉफुल सिचुएशन बन जाती है प्रेसिडेंट साहब के द्वारा, तो कि वो प्रेसिडेंट रूल अप्लाई कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल 356। नेक्स्ट मूव करते हैं टू द हमारा एम। तो म्यूचुअल डेलीगेशन ऑफ फंक्शन, ये किस लिए किया जा रहा है कि अगर दोनों के बीच में जो हार्मोनिक रिलेशन बनाया जाए, इसलिए किया जा रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेटिव पावर्स का सेंटर और स्टेट के बीच में वो बहुत ज़्यादा रिजिड है। इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो सेंटर है वो अपनी पावर नहीं दे सकता कानून बनाने की स्टेट को, और इसका रिजल्ट वाइस वर्सा कि जो स्टेट है कि सिंगल स्टेट वो भी रिक्वेस्ट नहीं कर सकती पार्लियामेंट को कि वो कानून बनाए स्टेट सब्जेक्ट पे, क्योंकि हम ऑलरेडी 5 जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन पढ़ चुके हैं उसमें जो एक स्टेट है वहाँ पे नहीं है, 2 और मोर स्टेट है, जब वो रिक्वेस्ट करते हैं तब पार्लियामेंट एम्पावर होती है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन है एग्जीक्यूटिव पावर का इन जनरल वो फॉलो करता है कि जो लेजिस्लेटिव पावर को कॉन्सेप्ट है कि जैसे ऑलरेडी आपको ऊपर एक्सप्लेन कर दिया गया कि जिस तरीके से लेजिस्लेटिव पावर हमने प्रीवियस देखी है कि जो सब्जेक्ट थी एज पर द 7th शेड्यूल, तो वो जैसे डिस्ट्रीब्यूट थी ऐसे ही जो एग्जीक्यूटिव है अप्लाई करने की पावर है वो भी डिस्ट्रीब्यूट है। बट सच अ रिजिड डिविजन, कि जो रिजिड है कि बिल्कुल ही जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है कि सेंटर केवल यूनियन लिस्ट पे बना सकता है, स्टेट केवल स्टेट लिस्ट पे बना सकता है। इससे क्या होता है कि ओकेजनल कन्फ्लिक्ट हो सकता है, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक इंटर गवर्नमेंट डेलीगेशन प्रोवाइड किया ऑफ एग्जीक्यूटिव फंक्शन, जिससे कि ये जो भी रिजिडिटी है इसको अवॉइड किया जा सके और एक जो डेडलॉक की सिचुएशन है उसको भी अवॉइड किया जा सके। अकॉर्डिंगली जो प्रेसिडेंट है विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट वो इंटरेस्ट कर सकते हैं कि इसमें जो बोला गया है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं स्टेट गवर्नमेंट से कंसेंट लेके जो भी सेंटर के जो भी एग्जीक्यूटिव फंक्शंस है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे सकते हैं।
तो इसे आप किस ट्रिक से याद करेंगे, हमारा होता है UPPSC। तो अब ये याद रखेंगे लास्ट का कीवर्ड। तो ये क्यों हमने याद किया है, बिकॉज इसमें प्रेसिडेंट साहब जो है कंसेंट लेंगे स्टेट का, और जो स्टेट को कंसेंट लेंगे और स्टेट को जो पावर देंगे वो सेंटर की देंगे। तो जो मिडिल वाला है इसको जो पावर मिल रही है तो वो सेंटर की मिल रही है, और इससे ही कंसेंट लेने की जरूरत हो रही है। तो अब ये PSC याद रखेंगे कीवर्ड, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ऊपर कंफ्यूजिंग है। तो जब आप ये PSC याद रखते हैं तो आपको इतना पता होता है कि जो प्रेसिडेंट साहब है वो स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर स्टेट गवर्नमेंट को ही देने के लिए। और काउंटर इसके जो इससे कन्वर्स क्या है कि जो स्टेट मतलब के जो गवर्नर होते हैं वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे कंसल्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप इसका रिवर्स कर देंगे कि जो गवर्नमेंट है यहाँ पे जो गवर्नर आ जाएंगे प्रेसिडेंट की जगह, यहाँ पे स्टेट की जगह सेंटर आ जाएगा और यहाँ पे स्टेट आ जाएगा। तो इसका आपको रिवर्स करना है बस हर जगह पे, और सेम आपके एरो लग जाएंगे। बस यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो गवर्नर होते हैं स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके, देखिए बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट से कंसल्ट करके इसे ही गवर्नमेंट को एग्जीक्यूटिव फंक्शन दे सकते हैं स्टेट के। तो आपको ये सिंपल सी ट्रिक भूलेंगे नहीं कभी आप इसको। दिस म्यूचुअल डेलीगेशन एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन का वो कंडीशनल भी हो सकता है और अनकंडीशनल भी हो सकता है कि जो सेंटर बोल सकता है कि ये मेरी कंडीशन है तब ये मैं करने दूंगा, और बिना कंडीशन के भी वो करने दे सकता है कि मतलब जो डेलीगेशन का फंक्शन है वो दे सकता है। और एक ट्रिक यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, जो हमने देखा PSC, तो यहाँ पे जो एरो ऐसे लगा दिया हमने, तो प्रेसिडेंट साहब है स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट से सेंटर के एग्जीक्यूटिव फंक्शंस इसको दे रहे हैं स्टेट को। तो अगर हमें स्टेट गवर्नमेंट के कंसेंट की रिक्वायरमेंट ना हो तो वो भी हो सकता है, तब भी ये केस बन सकता है, लेकिन वहाँ पे प्रेसिडेंट साहब नहीं, वहाँ पे पार्लियामेंट करेंगे। वो हम अभी ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी प्रोविजन बनाया है फॉर द एंट्रस्टमेंट एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेंटर के स्टेट को बिना ही जो स्टेट है उससे कंसेंट लिए। लेकिन इस केस में जो डेलीगेशन है वो पार्लियामेंट करती है, जैसे आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया उस ट्रिक से भी प्रेसिडेंट साहब नहीं करते। और जो भी कानून पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है यूनियन लिस्ट पे वो कन्फर करता है पावर और इम्पोज करता है ड्यूटी सेंटर के ऊपर भी, और ऑथराइज करता है कि ये द कन्फरिंग ऑफ पावर एंड इम्पोज ऑफ ड्यूटीज बाय द सेंटर अपॉन द स्टेट। कि पहला जो हमने डिस्कस किया था कि जहाँ पे प्रेसिडेंट साहब कर रहे हैं वो एक एग्रीमेंट था, लेकिन यहाँ पे ये लेजिस्लेचर है, और नोटेबली जो सेम थिंग है वो स्टेट के द्वारा नहीं की जा सकती। फ्रॉम द अबव ये क्लियर हो गया कि जो म्यूचुअल डेलीगेशन है फंक्शन का सेंटर और स्टेट के बीच में वो प्लेस हो रहा है एग्रीमेंट के थ्रू। जैसे हमने फर्स्ट देखा कि प्रेसिडेंट साहब द्वारा PSC से आप ट्रिक से याद रखेंगे। यह कानून जो नेक्स्ट है कि जो पार्लियामेंट कर सकती है, लेकिन जो सेंटर है वो दोनों यूज़ कर सकते हैं कि वो एग्रीमेंट के थ्रू भी कर सकती है और कानून बना सके, लेकिन जो स्टेट है वो केवल फर्स्ट मेथड यूज़ करेगी जो कि है एग्रीमेंट का। होप आपको ये पूरा ही क्रिस्टल क्लियर हो गया हो, और 2 CM हमारे कंप्लीट हो चुके। नेक्स्ट देखते हैं कि जो कोऑपरेशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंटेन करता है फॉलोइंग प्रोविजन, जिससे कि जो कोऑपरेशन है कोऑर्डिनेशन सेंटर और स्टेट के बीच में बनाया जाए। पहला है कि जो पार्लियामेंट है वो प्रोवाइड करेगी एक एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट की, एक जजमेंट की, एक नेगोशिएशन डिस्प्यूट्स का, कंप्लेंट का, किन मैटर्स में अगर कोई भी इंटर स्टेट रिवर हो रहा है, कंट्रोल ऑफ वाटर हो रहा है, जो इंटर स्टेट रिवर का जो भी कुछ मैटर चल रहा है। और जो सेकंड है कि प्रेसिडेंट है वो एस्टेब्लिश करेंगे एज पर द आर्टिकल 263 एक इंटर स्टेट काउंसिल, इन्वेस्टिगेट करेंगे और डिस्कस करेंगे कोई भी कॉमन इंटरेस्ट के अगर सेंटर और स्टेट के बीच में चल रहा है। और ऐसी जो काउंसिल है वो फर्स्ट टाइम एस्टेब्लिश की गई थी 1990 के अंदर। और पूरा फेथ और जो क्रेडिट है वो दिया जाएगा थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, किसी भी पब्लिक एक्ट, रिकॉर्ड और जुडिशियल प्रोसीडिंग सेंटर और सभी स्टेट की, कि कोई भी अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग कहीं दूसरी जगह पे हो रही है तो वो पूरी ही दूसरी जगह पे भी उसको मान्यता दी जाएगी। और जो पार्लियामेंट है वो अपॉइंट करेंगे एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है इसके पर्पज़ के लिए कैरिड आउट करेगा, जो भी इंटर स्टेट और उनके बीच में जो हार्मनी की बात करेगा। बट नो सच अथॉरिटी अब तक अपॉइंट नहीं की गई है। नेक्स्ट है ऑल इंडिया सर्विसेज, कि लाइक दूसरे फेडरेशन के तरह ही जो सेंट्रल और स्टेट है इनके पास भी सेपरेट पब्लिक सर्विस होती है, लाइक द सेंट्रल सर्विसेज और स्टेट सर्विस रेस्पेक्टिवली। और इन एडिशन कि जो एक ऑल इंडिया सर्विसेज भी होती है, तो इसमें 3 सर्विसेज इंक्लूड है बस, IAS, IPS एंड IFS। तो ये IFS जो यहाँ पे है ये इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, नॉट इंडियन फॉरेन सर्विस। ये IFOS होना चाहिए। और जो मेंबर्स हैं इस सर्विसेज के वो ऑक्यूपाई करते हैं टॉप पोजीशन,
और की पोस्ट अंडर द बोथ द सेंटर और स्टेट के अंदर, और ये सर्व करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जो सर्विस है जो जॉइंटली कंट्रोल की जाती है सेंटर और स्टेट के द्वारा, लेकिन जो अल्टीमेटम कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन जो इमीडिएट कंट्रोल है कि इससे आप कीवर्ड से मतलब समझिए कि इमीडिएट एक्शन कौन ले सकता है, वो स्टेट गवर्नमेंट ले सकती है। लेकिन जो हाईएस्ट है कि आप नीचे से अब जब ऊपर जाते हैं कि आपके जो टच में ज़्यादा है वो स्टेट गवर्नमेंट है। तो ऐसा आप समझ सकते हैं कि जो इमीडिएट कंट्रोल है इस ऑल इंडिया सर्विस के रिगार्डिंग वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, लेकिन जो अल्टीमेट कंट्रोल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है। नेक्स्ट यहाँ पे दिए गए इन्होंने 1947 में कि जो नाम चेंज किए गए थे, और जो आर्टिकल 312 है और द कॉन्स्टिट्यूशन वो ऑथराइज करता है पार्लियामेंट को कि वो ऑल इंडिया सर्विस बना सकती है जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर देता है। और इवन जो ये 3 सर्विसेज हैं कि इनका डिफरेंट डिवीजन होता है फ्रॉम अ सिंगल सर्विस विद अ कॉमन राइट और स्टैट्यूट और यूनिफॉर्म स्केल ऑफ पे भी जो भी थ्रू आउट द कंट्री यूनिफॉर्म रहता है। दो जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं वो वोलेट करती हैं जो प्रिंसिपल है फेडरलिज्म का अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिस्ट्रिक्ट करता है ऑटोनॉमी और एक पेट्रोनेज स्टेट की, लेकिन ये सपोर्ट भी करते हैं किस ग्राउंड पे कि हेल्प करते हैं कि जो हाई स्टैंडर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर का एज वेल एज स्टेट का उसे मेंटेन किया जाएगा। यूनिफॉर्मिटी मेंटेन रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, और ये फैसिलिटेट करते हैं कि ये कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, जॉइंट एक्शन। और इसे जस्टिफाई करते हुए यहाँ पे B.R. अम्बेडकर ने बोला गया कि जो ड्यूअल पॉलिटी है जो इनहेरिट है इन द फेडरल सिस्टम ये फॉलो करती है सभी फेडरेशन को बाय डुअल सर्विस। तो ये पूरा ही इनकी बात दी गई है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये ऑलरेडी हम कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज में डिस्कस कर चुके हैं। जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये गवर्नर ऑफ द स्टेट द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, और ये रिमूव लेकिन प्रेसिडेंट साहब ही कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे भी डिस्कस किया गया था, इसको आप यहाँ पे भी हाईलाइट करेंगे। और जो प्रेसिडेंट है वो जो पार्लियामेंट है वो एस्टेब्लिश कर सकती है एक जॉइंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए, किसकी रिक्वेस्ट पे, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनकी रिक्वेस्ट पे। और जो चेयरमैन और मेंबर होते हैं जॉइंट सर्विस पब्लिक सर्विस कमीशन के, ये प्रेसिडेंट साहब द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बनाई पार्लियामेंट द्वारा जाती है, लेकिन जो इसके चेयरमैन और मेंबर होते हैं ये प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं। जो UPSC है वो सर्व करते हैं नीड स्टेट की ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नर, और जब अप्रूवल मिलता है प्रेसिडेंट साहब का, और ये असिस्ट करती है स्टेट्स को जब ये 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट रिक्वेस्ट करते हैं कि उनकी रिक्वायरमेंट जो प्रोसेस है उसमें हेल्प की जाए, तो UPSC इनको हेल्प करती है। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम, कि 2 इंडिया के अंदर ड्यूअल पॉलिटी है, लेकिन यहाँ पे कोई ड्यूअल सिस्टम नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस का। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ऑन द अदर हैंड एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम एस्टेब्लिश करता है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट टॉप पे और स्टेट हाई कोर्ट उसके नीचे आता है, एक हिरार्की बनी हुई है पूरी। और ये सिस्टम है जो सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट, ये एनफोर्स करता है सेंट्रल लॉज को भी और स्टेट लॉज को भी। और ये क्यों किया जा रहा है, जिससे कि एलिमिनेट किया जा सके जो भी डाइवर्सिटी है। और जो जज होते हैं स्टेट हाई कोर्ट के, ये अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट साहब द्वारा, किससे कंसल्ट करके, जो चीफ जस्टिस होते हैं इंडिया के और जो उस कंसर्न स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उससे। और ये ट्रांसफ़र भी और रिमूव भी किए जाते हैं प्रेसिडेंट साहब द्वारा। यहाँ से आपको एक डाउट आएगा कि ये तो पार्लियामेंट करती है, तो पार्लियामेंट ही करती है, प्रेसिडेंट साहब द्वारा फाइनली रिमूव किया जाता है, लेकिन ऑन द रेजोल्यूशन डेट पास बाय द पार्लियामेंट। और जो पार्लियामेंट है वो एस्टेब्लिश भी कर सकती है कॉमन हाई कोर्ट 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स के लिए। इसमें एग्जांपल दिया हुआ कि महाराष्ट्र, गोवा और पंजाब और हरियाणा, इनकी एक कॉमन हाई कोर्ट है। नेक्स्ट है रिलेशंस ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि फर्स्ट है कि ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, जो ऑलरेडी हम इमरजेंसी में डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल 352। और जो सेंटर है वो एंटाइटल हो जाता है कि वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकता है स्टेट को किसी भी मैटर में, एनी मैटर। थर्ड जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरी कंट्रोल में आ जाती है सेंटर के अंदर, दो वो सस्पेंड नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रेसिडेंट रूल देखेंगे एज पर आर्टिकल 356, जो प्रेसिडेंट है वो एज्यूम करते हैं हिमसेल्फ कि जब भी जो स्टेट गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं वो खुद ले लेते हैं, और जो पावर्स होती है गवर्नर की वेस्टेड इन द पावर एंड एनी अदर जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी होती है स्टेट के अंदर उसकी भी पावर। और फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान जो सेंटर है वो स्टेट को डायरेक्ट करती है कि वो डिसीजन माने फाइनेंशियल प्रॉपर्टी का, और जो भी नेसेसरी डायरेक्शन दी जा रही है इंक्लूडिंग रिडक्शन की जा रही है सैलरी में पर्सन जो सर्व कर रहे हैं स्टेट के अंदर। अदर प्रोविज़न क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोविज़न क्या देता है कि रिगार्डिंग द एग्जीक्यूटिव फंक्शन, कि जो आर्टिकल 355 है वो 2 ड्यूटी देता है सेंटर को कि वो प्रोटेक्ट करेगी स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन का और इंटरनल डिस्टर्बेंस से भी, प्लस
वो इंश्योर करेगी कि जो सभी स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रही है, नहीं चल रही। अगर नहीं चलती तो हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि पार्लियामेंट वो प्रेसिडेंट साहब के लिए लॉफुल हो जाता है कि एक सिचुएशन होल्ड हो गई है कि वो प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं एज पर आर्टिकल 356। जो गवर्नर होते हैं स्टेट के वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, और ये प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऑफिस होल्ड करते हैं। ऑलरेडी गवर्नर हम डिस्कस कर चुके हैं। और इन एडिशन प्लस क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हेड होते हैं स्टेट के, जो गवर्नर है, एक्ट करते हैं एज एजेंट सेंटर के इन द स्टेट, और ये पीरियडिकली सबमिट करते हैं रिपोर्ट सेंटर को अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द स्टेट। और यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे अफेयर्स इनका, उसका मतलब होता है इवेंट्स। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है, दो अपॉइंट तो किया जाता है गवर्नर ऑफ द स्टेट के द्वारा, लेकिन रिमूव प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइस, कि जो बॉडीज़ के बारे में बात की जा रही है कि इन एडिशन जो अब कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस थे और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवाइसेस भी हैं जो कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करते हैं सेंटर और स्टेट के बीच में। और ये इसके अंदर इंक्लूड है नंबर ऑफ जो एडवाइजरी और कॉन्फ्रेंसेस बॉडीज़ हैं जो सेंट्रल लेवल पे, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल की जो एडवाइजरी बॉडी है लाइक नीति आयोग जो प्लानिंग कमीशन के बाद बनी थी, जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल है, ये जब भी नाम दिए गए हैं। जो इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है जो हेल्ड होती है एनुअली और अदरवाइज जो फैसिलिटेट करती है कि ये दिए गए हैं गवर्नर कॉन्फ्रेंस, चीफ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस, ये सभी आप पढ़ सकते हैं। लोकल मिनिस्टर्स। तो गाइज हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है ये भी कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, डेट इज फाइनेंशियल रिलेशन। तो 3 वीडियो में पूरा ही आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो सब्सक्रिप्शन बटन जरूर दबा दें जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।